नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11th इकोनॉमी का पहला वाला चैप्टर करेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 के पास हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, राइट। यहाँ पर इस चैप्टर को इन्होंने 3 पार्टों में बेसिकली डिवाइड किया है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में। प्री ब्रिटिश कैसी रही हमारी इकोनॉमी, राइट, ड्यूरिंग ब्रिटिश। बेसिकली यहाँ पर पूरा फोकस किया गया कि ड्यूरिंग ब्रिटिश हमारी इकोनॉमी कैसी रही है, और पोस्ट ब्रिटिश में बहुत कम दिया गया है, जो आगे के चैप्टरों में आपको दिखाता है। मतलब यहाँ पर जो पहला वाला चैप्टर है आपका इकोनॉमी का बेस बनाता है कि कैसी हमारी ब्रिटिश रूल में हमारी इकोनॉमी रही, और थोड़ा सा टच आपको दिया जाएगा हिस्ट्री में कि हमारी प्री ब्रिटिश इकोनॉमी कैसी थी, राइट। यहाँ पर आपको पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे आप कि कैसा एग्रीकल्चर सेक्टर रहा, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ब्रिटिश कौन कौन सी पॉलिसीज़ लाई एग्रीकल्चर सेक्टर से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट लाए गए, क्या क्या सेटलमेंट किए गए, लैंड से रिलेटेड, राइट, रेवेन्यू से रिलेटेड क्या सेटलमेंट किए, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए, ये आप मेडिवल हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। और थोड़ा सा आपका इकोनॉमी का पार्ट भी आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात की जाएगी, डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में बात की जाएगी, कि यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर हमारी कंडीशन कैसी थी, एजुकेशन लेवल कैसा था, राइट, डिजीजेस कैसी थी हमारे इसमें, राइट, लोगों की हेल्थ कंडीशन कैसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आईएमआर, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं, राइट। बेसिकली जो ये डेमोक्रेटिक कंडीशन है ये आपका ह्यूमन रिसोर्स एचआरसी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में आता है। इसका लास्ट में चैप्टर देगा, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है गाइस, इसको ध्यान से समझिएगा। इन्हीं का ब्रॉड आगे आगे चैप्टरों में आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर को, क्योंकि क्या क्या होने वाला है। अब होता क्या है कि ब्रिटिश जो शासन रहा है वो आपका 200 साल से अभव का रहा है, लगभग 250 साल का हमारा ब्रिटिश का राज रहा भारत पे, राइट। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, थोड़ी सी आपको मैं हिस्ट्री देने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, राइट। बेसिकली आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, बट यहाँ पर आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से थोड़ा सा आपको लीनियरिटी आई कि आपको समझ पाएँ कि किस तरह से चीज़ें हो रही है। इसकी शुरुआत होती है 1757 से, बैटल ऑफ प्लासी से इसकी शुरुआत होती है, राइट। बैटल ऑफ प्लासी से इसकी शुरुआत होती है, बंगाल में हार जाते हैं और ब्रिटिश का राज वहाँ से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, जो सेकंड नेल है आपकी, बैटल ऑफ बक्सर की तरफ चलते हैं, राइट, 1764। फिर उसके बाद आपको देखेंगे कि मद्रास, नीचे कार्नेटिक वॉर होते हैं, 4 कार्नेटिक वॉर होंगे। 79 में मद्रास भी सब्जुगेट किया जाएगा, राइट। और 1817 के आसपास देखेंगे तो जो मराठा एम्पायर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था 1757 के बाद, 64 के बाद इसमें, तो वो भी सब्जुगेट कर दिया जाएगा 17 के बाद और 18 के आसपास, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से पंजाब की हो जाएगी 1847-48 के पास, पंजाब को भी सब्जुगेट कर दिया जाएगा। ऐसे करके नेपाल और ईस्ट इंडिया को भी कैप्चर कर लिया जाएगा, जिसमें बर्मा, अहोम, ये सारे रीजन्स आपको आएंगे। और यहाँ पर इन्होंने अफगान को भी कैप्चर करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है 1839 में, राइट। पहला अफगान वॉर यहाँ पर होता है। तो ये रही कुछ ऐसी हिस्ट्री। तो यहाँ से इनकी शुरुआत होती है 1757 के पास, और वहाँ से ब्रिटिश की पॉलिसीज़ की शुरुआत होती है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो 1800 के बाद इनका इकोनॉमिकल जो ब्रिटिश था, उन्होंने हमारी कंट्री को एक्चुअली कंट्रोल करना स्टार्ट किया। पहले तो क्या हुआ, इंडिविजुअल बेसिस पे लूट होती थी, राइट। अगर आप देखेंगे तो 1757 के आसपास, नहीं 1757 के आसपास से देखेंगे 1800 तक, तो इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिकेट कंट्रोल नहीं करती थी। यहाँ पर कंपनी थी, कंपनी इंडिविजुअल बेसिस में। तो अगर आप देखेंगे भी तो कब आता, 1773 में इकोनॉमी, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब वो आया क्यों था, उसके पीछे के कारण ही यही थे कि यहाँ पर से जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो अमीर पे अमीर होते चले जा रहे थे। और ये देख के क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार देख रही है कि कंपनी तो लॉस में चलेगी। एक्चुअली कंपनी ने यहाँ पर 1 बिलियन का आपका यूरो डॉलर का यहाँ से लोन लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और यहीं से शुरुआत होती है 1773, क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे करप्शन में लिप्त थे और इंडिविजुअल बेसिस पे इकोनॉमी हमारे यहाँ का ड्रेन होना स्टार्ट हुआ था। बट उसके बाद 1773 के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर के बाद, यहाँ से 1773 के बाद एक्ट आते गए 1793, उसके बीच में 1784 पिक्ट एक्ट देखेंगे आप, राइट, पिट इंडिया एक्ट देखेंगे। उसके बाद 1813 में देखेंगे, 1853 में, और आपको 1857 में तो आप देखेंगे कि इंडिया इंडिपेंडेंस का जो रिवोल्ट ऑफ 1857 आप देखेंगे। तो उसी के बाद आप 1858 में क्या होगा,
एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस आएगा, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा, और ऐसे 92, 1909 और इस तरह से 1947 में हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है 1773 से, और 1800 आते आते इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने हमारे पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो इनका मेन बेसिकली काम क्या था कि ये बनाना चाहते थे ब्रिटिश को, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, जो इंडियन इकोनॉमी थी, एज ए मियरली ए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट स्टेट, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट स्टेट। तो सिर्फ यहां से क्या है, रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट हो, और बेसिकली अपनी जो ब्रिटिश इकोनॉमी थे उसको बूस्टअप करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि 18th सेंचुरी के आसपास देखेंगे तो ब्रिटेन में आ जाएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। यहीं से होती है हमारी ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत लार्ज स्केल में, और यहीं पर आप देखेंगे कि इंडियन रेलवेज की शुरुआत हो रही है, सारा कुछ आता, टेलीग्राफ, ये वो और फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, राइट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है, ब्रिटिश रूल जो था इकोनॉमी इस पीरियड में आता है आपका 1800 सेंचुरी के आसपास में। तो यहाँ पर इनका बेसिकली एम था रिड्यूस द इंडियन इकोनॉमी, राइट, टू अ मेयरली एक्सपेंडिंग द मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और मेयरली ए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट स्टेट की तरह ये इंडियन गवर्नमेंट को, या इंडियन इकोनॉमी को बनाना चाहते थे। और इनका पूरा नेचर ही देखेंगे तो आपका एक्सप्लॉयटेटिव था। आप एग्रीकल्चर में रिफॉर्म भी देखेंगे, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ देखेंगे, बहुत सारे फेमाइन आते हैं। तो इनका कारण ही क्या था? ये सारी चीज़ें, ये लोग अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते थे, अपने इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाना चाहते थे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप देखते हैं। तो प्री ब्रिटिश की थोड़े बारे में हम लोग बात करते हैं। प्री ब्रिटिश में होता क्या था? सबसे पहले बात है, इंडिया एक मेजर, पहले से इंडिया एक एक्सपोर्टर कंट्री का है, ट्रेड काफ़ी ज़्यादा करता था इंडिया। अगर ब्रिटिश आने से पहले भी आप देखें तो मुगल एम्पायर के टाइम में देखेंगे, या आपको मेडिवल हिस्ट्री के टाइम में, तो बहुत बड़े ट्रेडर, या आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखें तो हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट सिविलाइजेशन के साथ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ हमारा इंटरेक्शन था, तो ट्रेड पहले भी होता था। तो इंडिया एक ट्रेडिंग कंट्री पहले से ही रहा है। और यहाँ पर देखेंगे प्री ब्रिटिश से पहले तो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, राइट, इंडिया की क्या है गाइस, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। अब वो प्रोमिनेंट दो कारणों से थी। पहले एक कारण थी कि यहाँ पर जो राजा, जो यहाँ के किंग थे, और किंग थे, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड होती थी, राइट। तो किंग बहुत ज़्यादा पेट्रोनेज करते थे, यहाँ लोगों को सपोर्ट किया, तो काफ़ी हाई स्किल्ड लेबर्स यहाँ आपको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में देखेंगे। दूसरा आपका कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश कर रही थी इंडिया में। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो ये बांग्लादेश, प्रेजेंट डे बांग्लादेश और कोलकाता वाले रीजन में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मलमल, आपको बोलता है शाही मलमल के नाम से भी जानते हैं, फाइनेस्ट कॉटन टेक्सटाइल के उसमें ज़्यादा, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा, तो रोमन एम्पायर में भी उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इस लेवल की तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारे भारत में थी ब्रिटिश से आने से पहले। अब 18 सेंचुरी के आसपास क्या होता है, जब ब्रिटिश पूरा कंट्रोल कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया को, तो इनका एक्सप्लॉटेटिव नेचर यहाँ से देखने को मिलता है। अब क्या करेंगे 18 सेंचुरीज के आसपास, तो यहाँ पर से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा, जिसको आप पढ़ेंगे भी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से हुआ। 18 सेंचुरी के बाद क्या, ये लोग रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे इंडियन ट्रेड्स पे, राइट। इंडियन ट्रेड पे क्या कराएंगे, रेस्ट्रिक्ट लगाएंगे, ट्रेड बैरियर लगा देंगे। आप इसका मतलब क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं, राइट। तो इंडियन ट्रेड में क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनको सपोर्ट करना था क्या, इंडस्ट्रियल, अपने वहाँ के इंडस्ट्रियल बेस को सपोर्ट करना था, राइट, वहाँ को बूस्टअप करना था। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको, उसमें रेस्ट्रिक्शन, तो यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम कर दिया। ऊपर से जो भी एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि हाई डिमांड थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की, तो क्या होता था, वहाँ से सारा पैसा, सोना चांदी सब भारत में आता था। तो इनको ये अच्छा ही लगता था और ये कहते थे सारा तो वहाँ आ रहा है। तो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक्सपोर्ट को बहुत कम कर दिया, बहुत सारे। अब ट्रेड बैरियर का मतलब होता है टैक्स बढ़ा देना उन पर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर से कोई चीज़ 100 रुपये में जा रही है, ब्रिटेन में जा रही है, राइट, 100 रुपये ब्रिटेन में जा रही है, क्योंकि ब्रिटेन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इसकी। 100 रुपये में जा रही है तो क्या करते थे, इसमें टैक्स लगा के 50 रुपये टैक्स लगा देंगे, 50% टैक्स है तो 150 रुपये की लगी। तो काफ़ी महंगी चीज़ वो बन जाती थी ब्रिटेन में, तो लोग कम खरीदते थे, राइट। फिर भी उसकी डिमांड ज़्यादा थी। बट ये क्या करते थे, इसी टाइम में इन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहाँ पर से बहुत चीप गुड्स बनते थे, उनको भारत में लाना गया और उसमें टैक्स बहुत ही मिनिमल या नेग्जिबल, कोई टैक्स ही नहीं लगता था। तो इंडियन मार्केट में इनको डालना स्टार्ट कर दिया, डंपिंग करनी स्टेट की। अभी आप प्रेजेंट में देखेंगे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, जब ज़्यादा डाल देता है ना कोई दूसरी कंट्री, तो उसमें
इंडियन गवर्नमेंट अपने यहाँ की ट्रेड को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। बट ऐसा नहीं था, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है, सारा का सारा माल इंडिया में डालना स्टार्ट करती है और यहाँ का जो माल था वहाँ पर का एक्सपोर्ट भी वो बाहर काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है। तो इससे क्या होगा कि हमारी इंडियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो क्या होगी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री प्रोमिनेंट वन, राइट। यहाँ से हैंडीक्राफ्ट के अलावा भी काफ़ी चीज़ें जाती थी, जैसे आ जाएगा मेटल के जाता था, मेटल वर्क बहुत ज़्यादा होता था, प्रीशियस स्टोन जो वर्क होता था, मेटल प्रीशियस स्टोन ये वर्क होता था, ये भी होता था, राइट। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे और स्किल्ड थे। तो इनका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था यहाँ से इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में, वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन कर दिया और यहाँ पर से क्या आने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो गुड्स हैं इंडिया में आने लगे। तो आप देखेंगे भी 19वीं सेंचुरी के आसपास तो इन्हीं के कारण, इन्हीं एक्सप्लॉटेटिव नेचर के कारण बहुत सारे रिवॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे, राइट। इन्हीं के अकॉर्डिंग, राइट, ब्रिटिश पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही क्या होंगे, यहाँ पर से आपको ट्राइबल रिवॉल्ट आप देखेंगे या कोई भी नेशनल मूवमेंट, तो यहीं से इन चीज़ों से ही शुरुआत होती है गाइस, राइट। आप इकोनॉमी को समझ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। वो हमारे नेशनलाइजेशन, फ्रीडम स्ट्रगल से भी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आपको यहाँ पर से पता चलता है कि इकोनॉमी में क्या चेंजेस लाए, तो आप डायरेक्टली ये पता कर लेंगे कि रिवोल्ट क्यों हो रहा है, उसके रीज़न क्या हैं, इफेक्ट क्या हैं। वही चीज़ें आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखनी होती हैं, राइट। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे तो वो भी आपको इसी से कनेक्ट करती है कि पीछे मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे तो चंपारण का रिवोल्ट अगर आप देखेंगे तो उससे पीछे भी तो है, क्या है कारण, क्या है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज। आपको बहुत सारे जो ब्रिटिश के ट्राइबल रिवॉल्ट्स आप देखेंगे तो उन सारे के पीछे का कारण ही यही एग्रीकल्चर पॉलिसीज थी, इनकी लैंड से रिलेटेड पॉलिसीज थी, वो सारा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। उसी के अफेक्ट में, उसी के कॉजेस में आपको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दिस वाज द होल पिक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो अब हम लोग अंदर डीप टॉपिक में जाएंगे और एक पर्टिकुलर सेक्शन को पकड़ते हुए चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, राइट। वेट गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के अंदर बहुत ही कम डेवलपमेंट था इंडियन इकोनॉमी में, तो राइट, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने आपको पूरा बता दिया कि इंडियन इकोनॉमी में कैसे उसको स्टैग्नेंट किया जाता है, कैसे रोका जाता है, कैसे टैक्स इंक्रीज करके यहाँ के गुड्स को बाहर जाने नहीं दिया जाता है, उन पर टैक्स लगाया जाता है, और जाने भी देता तो काफ़ी ज़्यादा उसमें टैक्स लगता, तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं वहाँ पर, तो कोई खरीदार कम मिल जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट खरीदते थे, जो किंग्स, जो हमारे पेट्रोनेज, जो इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खरीदते थे, हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को खरीदते थे, वो भी ऑलरेडी सब्जुकेट हो चुके हैं, राइट। ये भी एक कारण है दूसरा कि वो सब्जुकेट क्यों हुए, क्योंकि इन सारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अगर आप राजस्थान में जाएं तो काफ़ी महंगी होती हैं गाइस। ये आपको 11-11, 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए के एक छोटा सा आइटम आपको मिलेगा, राइट। अगर आप राजस्थान कभी गए तो ये आइटम्स आपको वहाँ देखने को मिलते हैं, राइट। तो अब इनको खरीदता कौन था, तो हाईली इन्फ्लुएंशियल क्लास, जो बहुत ही रिच लोग थे, इनको खरीदते थे। तो किंग्स खरीदते थे, राइट, रिच खरीदते थे हमारे, और वहाँ फॉरेन के भी रिच खरीदते थे। तो यहाँ पर क्या है, अब किंग राजा तो बहुत ज़्यादा सब्जुगेट हो चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने कब्जा कर लिया है, राइट। यहाँ पर मद्रास आपको देखेंगे, मद्रास वाला रीजन कैप्चर हो चुका है, आपका बंगाल वाला ऑलरेडी है, अवध वाला आपका देखा है, तो पंजाब, इस तरह से मोस्ट ऑफ द इंडिया को क्या है इन्होंने कवर कर लिया था। तो इसी कारण से यहाँ पर जो किंग भी जो इनको खरीदार थे वो भी कम हो चुके थे। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इस तरह से डिजॉल्व जाती है, और ऊपर से ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी वो तो ऑलरेडी उस पर ड्रास्टिक इफेक्ट डाल ही रही थी, राइट। तो क्या होता था, आप यहाँ पर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या था, बेसिकली क्या है, जो अगर आप ब्रिटिश रूल के टाइम में देखेंगे तो मोस्टली जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो 85% एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। ऐसा ये प्री ब्रिटिश से पहले नहीं था गाइस। आप एक फ्रेंच ट्रैवलर देखेंगे, बर्नियर, या बुक में दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं, देखो यहीं से क्वेश्चन आते हैं गाइस। बर्नियर था एक फ्रेंच ट्रैवल, ब्रिटिश से पहले आता है, 1600 के पास आता है और बंगाल में आता है। तो वो कहता है कि जो बंगाल वाला रीजन है वो तो और भी प्रॉस्परस है हमारे यहाँ से, वहाँ पर ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब थी उसमें, 1600 के आसपास देखें तो उसके पीछे भी हिस्ट्री है, तो गाइज उसमें नहीं जाऊंगा मैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। बट वो कहता है कि यहाँ पर जो बंगाल है काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस है, रिच रीजन है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के बाद 18 सेंचुरीज के आसपास अगर आप देखते हैं, 19 सेंचुरीज के आसपास अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो
पॉपुलेशन है वो 85% एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो रही है। अब ये क्यों हो गया है? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जितने भी लोग थे वो सारे कहाँ जाएंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाएंगे। इसी कारण से जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया वो 85% का हो गया है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है जो यहाँ थे अनस्किल्ड, जो स्किल्ड लेबर थे, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो ऑलरेडी इन्होंने रजिस्टर कर दिया है उसको, तो उसमें से सारे लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएंगे, राइट। जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्टिविटीज होती थी जिसके लिए वो कैरेक्टरिस्टिक था, उस चीज को आपने डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया है, राइट। और ये क्या करते थे? अब ये ऑलरेडी मैं दिया है कि इंडिया कॉटन, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन में काफी ज्यादा काम करता था। अब लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर आप बेसिकली इन टॉपिक्स को देखते हैं तो सिंपल सी बात है, ये क्या करना चाहते थे? सबसे पहली बात है अपने वहाँ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते थे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या था? 1800 के पास अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन में क्या आ गया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। और दूसरा क्या करना चाहते थे? ये पॉइंट बन रहे हैं गाइस। दूसरा क्या करना चाहते थे? हमारी कंट्री को एज ए सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर कंट्री बनाना चाहते थे। जो पहले फिनिश्ड गुड्स भेजता था, अब फिनिश्ड गुड्स बनाने का फायदा क्या होता है कि उसका प्राइस ज़्यादा होता है, राइट। अगर आप देखिए यहाँ पर से मैं एक आपको सिट्रस फ्रूट लेता हूँ, कोई आपको लेमन लेता हूँ, राइट। लेमन अगर बाजार में जाएंगे रॉ मटेरियल की तरह बेचेंगे तो 10 रुपये का या 5 रुपये का एक लेमन बिकेगा। अगर उसी लेमन से मैं नींबूज बना दूँ या कोई ऐसी ड्रिंक बना दूँ, राइट, जो फिनिश गुड गया, तो उसके जो प्राइस होगा वो 5 रुपये से आपका है, उसको आप 20 या 25 रुपये में देंगे, तो फिनिश गुड्स की जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या करते थे? ये रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ क्या करते थे? ब्रिटेन में या ब्रिटेन से क्या करते थे? उन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स इंडिया में लाते थे और अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया? हमारे को एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमारे को एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज में डाल दिया गया। तो इंडस्ट्रियल बेस हमारा यहाँ से खत्म होता है। अगर आप देखेंगे प्रेजेंट में क्या कर रही है इंडियन गवर्नमेंट क्या करी? इंडस्ट्रियल सेक्टर को या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, राइट। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है क्लास 9th और 10th की इकोनॉमी में। 10th की में बेसिकली यहाँ पर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं, राइट। अब क्या हो सकता है कि कोलोनियल गवर्नमेंट ने क्या हुआ? ड्रेन ऑफ वेल्थ तो हो ही रहा था इन सारी चीज़ों का, यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, राइट। हमारे को क्या कर दिया? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना कर दिया और वहाँ से फॉरेन गुड्स यहाँ, तो यहाँ से क्या जो मटेरियल था वो रॉ मटेरियल वहाँ जा रहा है और वहाँ से क्या आ रहा है? गुड्स आ रहे हैं और यहाँ से सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन में जा रहा है। तो यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा अगर आप देखें तो 50% जो ट्रेड था ब्रिटेन का इंडिया का, वो ब्रिटेन को होता था और कुछ बचा कुचा आपको पर्शिया में देखने को मिल जाएगा, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, और श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता? जो पैसा था वो सारा कुछ कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन में जा रहा है। और कुछ पैसा जो अदर कंट्रीज से आ रहा था वो पैसा भी क्या हो गया? ब्रिटेन ने अपने एक्सपेंसेस को, गाइज अपने एक्सपेंसेस को, यहाँ पर जो भी वॉर लड़ रहा है विदेशों में, राइट, और जो यहाँ पर जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे, आपके जो ऑफिसेस थे, उनके एक्सपेंसेस में लगा देता, तो इंडियन इकोनॉमी सब्जुगेट वैसे ही खत्म हो जाएगी, राइट। इन सारी चीज़ों का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ब्रिटिश जो कोलोनियल गवर्नमेंट थे उन्होंने कभी कोई सिंसियर अटेम्प्ट भी नहीं किए थे कि इंडिया की नेशनल इनकम कैसी रहेगी, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है गाइस। पर कैपिटा इनकम भी कैसी रहेगी, इस चीज़ को भी एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया, और ना ही इसको जानने की कोशिश की कि इंडिया में कैसा इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और अभी आप देखेंगे तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम कहाँ पर आती है? हम लोग आते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं, अराउंड $2,000-3,000 के आसपास हम लोग आते हैं, राइट। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इंडियन थे गाइस, कुछ इंडियन थे जिन्होंने सिंसियर एफर्ट किए थे हमारे यहाँ के नेशनल इनकम को, ड्रेन ऑफ वेल्थ पर आप देखेंगे तो उस चीज़ को नापने में और इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा। आरबीआई का गठन इनके कारण हुआ, राइट। ऐसा होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में, क्या होता था कि ये करेंसी का मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा करते थे। आप करेंसी का मैनिपुलेशन क्या करते थे, आप मैं बताता हूँ। जब यहाँ से कोई चीज़ बाहर जानी होती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंडियन रुपीज़ है और वहाँ का है पाउंड, राइट, तो इंडिया का वहाँ का है पाउंड, तो क्या करते थे यहाँ से, जैसे कोई चीज़ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यहाँ से 100 रुपये में जाती थी, तो क्या करते थे? इंडियन रुपीज़ को यहाँ पर वो हायर बना देते थे, राइट। इंडियन रुपीज़ को इन कंपैरिजन टू ज़्यादा दिखता था, मतलब बड़े रूप में। जैसे अगर अभी 1 रुपया इक्वल टू 5 पाउंड है, राइट, 1 रुपया इक्वल टू 5 पाउंड है, ये रेट चल रहा है मान लीजिए। अब मैंने क्या करा, जब मैंने यहाँ से ब्रिटिश इंडिया से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में से कोई फिनिश गुड्स मैंने यहाँ से ब्रिटेन भेजा, तो ब्रिटेन बीच में क्या करते थे? 1 रुपया क्या होगा, अब हो जाएगा 3 रुपये या 2 रुपये के बराबर। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ ये चीज़ महंगी होगी यहाँ पर,
राइट। पहले लोग ज़्यादा खरीदते, सस्ती होने के कारण सोचते थे कि इसको ज़्यादा खरीदने। अब क्या करा इन्होंने, इसको क्या कर दिया, 3 रुपये कर दिया। अब जब वहां से गुड्स डालते थे गाइस, क्या करते थे ये लोग, अभी तो देखो हमारा आरबीआई कंट्रोल करता है, काफ़ी कम फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है आरबीआई का गठन क्यों कराया गया। उसके बाद क्या है, वहां से अगर कोई गुड्स आ रहा है, मान लीजिए वो 5, अब यहां पर क्या है, ये रेट चल रहा है, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसको 10 बना देंगे। तो ये करेंसी फ्लक्चुएशन कहते हैं इसे। अब ये चीज़ सस्ती होगी, इधर पे और सस्ती होगी देखने को मिली, तो इस तरह से ये लोग करने की कोशिश यहाँ पर किया करते थे। तो इसमें आवाज़ उठाई जाती है आपके दादा भाई नौरोजी, वो लिखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड अन ब्रिटिश रूल। ये बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं, आप उसे याद कर सकते हैं, देखते हैं जो आपको इस एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो हैं हमारे वी.के. राव जो थे, उन्होंने हमारे नेशनल इनकम्स और पर कैपिटा इनकम को नापने की कोशिश की गई थी। ये कुछ प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, राइट। अब हम लोग पर्टिकुलर एक सेक्टर में जाएंगे, हमारा है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रभाव पड़ा और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आपको क्या देखने को मिलता है। अगर मैं आपको देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर्स में इसके 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स रहे थे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बैकवर्डनेस दिखाया गया है, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल के टाइम में स्टैग्नेंट हो चुका था। अब स्टैग्नेंट क्यों हो गया, अगर आप देखिए मुगल रूल के आसपास भी देखेंगे तो वहां पर भी थोड़ी एक्सप्लोरेटिव पॉलिसी थी, या आपको मेडिवल हिस्ट्री में देखेंगे तो काफ़ी काम होता था इसमें, या मुगल रूल के टाइम में भी बहुत काम होता था यहाँ पर इरिगेशन से रिलेटेड। अगर आप देखेंगे टोडरमल, राइट, अभी कहते हैं टोडरमल की जो पॉलिसीज थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना, सबसे बेस्ट मानी जाती हैं अभी तक भी। प्रेजेंट में भी आकर देखेंगे तो टोडरमल की जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज थी काफ़ी अच्छी थी, राइट। तो क्या हुआ, ब्रिटिश रूल के अगर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गया, रुक गया। अब इसमें क्या होता था, सबसे पहली बात है प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो हो गई थी, और सबसे ज़्यादा हाई वर्नेबिलिटी थी, राइट। अब क्या हो सकता था, बहुत ज़्यादा सोलर जो सॉयल का ओनर था, टेनेंट्स का और क्या कहते हैं जमींदार के बीच में रिफ्ट वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, राइट। अब इनके कारण क्या क्या थे उन चीज़ को हम जानते थे। ये तो मैंने कुछ स्मॉल पॉइंट आपको देखने को मिलेगी। हुआ क्या था एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, अभी आप देख रहे हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है 18 से 1850 तक में, राइट। 1850 से आप 1900 के बीच में आप देखेंगे, 1900 के बीच में देखेंगे तो ब्रिटिश पॉलिसीज आती हैं, क्योंकि 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो क्या करा यहाँ पर आपको देखेंगे कि हेस्टिंग के टाइम में, वेरेन हेस्टिंग के अगर आप देखेंगे तो पहला जो ब्रिटिश गवर्नर था हमारा, बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल, अगर आप उसको देखते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ था, सेटलमेंट की आती है, लैंड सेटलमेंट की जो पॉलिसीज आती हैं, जमींदारी जो सिस्टम आता है, उस चीज़ को आप देखने को मिलेंगे। तो 85% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने जमींदारी सिस्टम किया था, राइट। जमींदारी सिस्टम में होता क्या था, मैं इस चीज़ को आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, लैंड सेटलमेंट के जो रूल्स आए थे ब्रिटिश सरकार ने, ये क्या करती थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन लोगों को लैंड देती थी, राइट। और कहती थी कि इस पर्टिकुलर लैंड वाले एरिया में से आप कितना रेवेन्यू, मतलब बिडिंग चलती थी यहाँ पर, उससे कहेंगे कि वो एक जो से वहाँ पर आएंगे इस लैंड आप, क्योंकि सारा लैंड क्या कर दिया इन्होंने, नेशनलाइज कर दिया है, सब अपने अंदर कंट्रोल में है। अब यहाँ पर जो फार्मर है उसके अंदर लैंड कुछ नहीं है, सारा लैंड क्या हो चुका है, नेशनलाइज हो चुका है। अब नेशनलाइजेशन होने के कारण क्या कर रहा है, ये बोलियां लगाते थे। अब एक आदमी आया इसने कह दिया कि सर मैं इस लैंड से, छोटे से लैंड से 500 रुपये उठा के 500 रुपये निकलवा के दूंगा आपको रेवेन्यू एज ए। इसने कहा नहीं सर मैं 600 दूंगा। तो जो ज़्यादा बोली लगाता था उसको लैंड दिया जाता था और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स उसको मिल जाते थे। एक तो ये पॉलिसी थी इनकी, राइट। आप यहाँ पर देखेंगे तो रैयतवारी आपको देखने को मिलेगी, महलवारी सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये सारे लैंड से रिलेटेड चीज़ें थी, या आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़े, ज़्यादा आपको जानने को मिलेगा उधर। बट यहाँ पर आपको मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, रैयत का मतलब होता है पीजेंट से डायरेक्टली कलेक्ट, महलवारी मतलब विलेजेस का कलेक्शन होता था, राइट। इसको मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप उससे मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, उसको आप वहाँ ज़्यादा पढ़ें, राइट। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, जो जमींदार हैं, मान लीजिए मैंने आपको इस जमींदार का, इसका खेत का ले लिया, क्योंकि अभी मैं जमींदार बन जाता हूँ, 600 रुपये कहा। अब इसमें एक चीज़ था कि यहाँ पर इसको राइट तो दिए गए थे, क्योंकि जो फार्मर था वो फार्मर गेहूँ उगाता था और वहाँ से रेवेन्यू का कलेक्शन होता था, ये पर्टिकुलर लैंड से था, राइट। इससे क्या करता था, 600 रुपये इसको निकालने हैं, तो आप इसमें अपना प्रॉफिट भी थी। 600 रुपये तो सिर्फ किसको जाएंगे, ब्रिटिश सरकार को जाएंगे। तो क्या करेगा वो, 600 रुपये से ज़्यादा लेगा ही नहीं, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या 800-900 रुपये का ऑलमोस्ट आपका 60 to 70% जो क्रॉप की यील्डिंग थी वो सारी किसके पास चली जा रही है, जमींदार क्या। अब उससे होगा क्या, जानने को नहीं आ रहा आपकी, फार्मर डिस्ट्रेस होगा, फार्मर पॉवर्टी में आ जाएगा, राइट। ये सारी चीजें होती है। फसल खराब होगी तो उसके ऊपर और खराबी, वो मनी लेंडर तो आपको देखेंगे यहाँ से
मनी लेंडर का केस आएगा और लास्ट में फार्मर क्या करेगा, या तो एजिटेशन करेगा। यहां पर आप देखेंगे कि आप प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे फार्मर्स। अब इसमें एक तो क्लॉज था कि 600 रुपए वहां पर फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन तो यहां पर हो ही रहा है, राइट, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उनके लैंड जो सेटलमेंट लॉज थे, जिसको आपको मैंने बताया कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, एक ये था आपका। उसके ऊपर क्या होता, सनसेट क्लॉज डाले थे आप। सनसेट क्लॉज क्या होता कि एक डेट फिक्स कर दी जाएगी, राइट, 500 रुपए मान लीजिए इस खेत का लगा रखा, और कहेंगे कि 12 तारीख को फलाना फलाना दिन इतनी तारीख को शाम तक ये रेवेन्यू जमा होना चाहिए। और जो जमा नहीं कर पाएगा जो जमींदार, उससे क्या कहेंगे, लैंड के राइट छीन ले जाएंगे। इसी को बोलते हैं सनसेट क्लॉज। क्या कर ले जाएंगे, उससे लैंड के राइट छीन ले जाएंगे और कहेंगे कि तू हट जा, आज से दूसरे को इसका जमींदार, इसका खेत का मालिक बनाया जाता है, राइट। तो यहां पर से क्या होता है, जमींदार का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब जमींदार का एक्सप्लॉयटेशन हो तो डायरेक्टली वो किसका करेगा एक्सप्लॉयटेशन, फार्मर का करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ना उसके हाथ से लैंड जाए, राइट। उसी के खिलाफ आप देखेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत सारे एजिटेशन राइट्स हुए, ट्राइबल राइट्स हुए, राइट। रेबेलियन देखेंगे 1857 की क्रांति में भी ये बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाया इन चीज़ों ने, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की एक्सप्लॉयटिव पॉलिसीज आपको ऐसी मिलेंगी जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और कम हो चुकी है, राइट। ये सारी चीज़ें इन्होंने खत्म कर दी हैं। अब दो चीजें इसकी हुई, फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा है, राइट। अब इन्होंने लैंड के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, ना ही कोई इरिगेशन फैसिलिटीज दबाएंगे, और ना ही क्या करेंगे, कोई फर्टिलाइजर इनके लिए ला रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी तो कुछ बननी नहीं है, तो डायरेक्टली क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। और लैंड के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, कोई सिर्फ इनका काम था पैसा लेना, बस रेवेन्यू, लैंड, इसके लैंड से रेवेन्यू उठाओ, बस इतना ही काम था इन लोगों का। इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करवाते थे ये लोग। तो फार्मर डिस्ट्रेस में चला जाएगा, राइट। अगर आप देखेंगे कि पास्ट एरियाज में देखेंगे तो 80% जो फार्मर थे हमारे वो मार्जिनल थे, राइट। अभी भी आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे फार्मर हैं, बड़े लैंड तो काफ़ी कम थे, राइट। जो बड़े लैंडलॉर्ड थे, बड़े जमींदार थे, या बड़े फार्मर थे, वो क्या करते थे, उनके पास तो थोड़ा पैसा है, वो झेल लेते थे, कभी कभी खराब हो जाता था, फसल खराब हो जाती थी, राइट। उनके पास है इरिगेशन के फैसिलिटी, वो डेवलप कर सकते हैं। बट 80% अगर देखेंगे तो एग्रीगेशन क्लास है, उसके बाद इतना पैसा नहीं है, ऑलरेडी वो पॉवर्टी, गरीबी में जी रहा है जीवन उसका, राइट। अब यहां पर एक जगह, सब जगह आप ग्रेन्स का, रेवेन्यू का इतने खतरनाक लॉ चल रहे हैं, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी चल रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी आपकी सब चल रही है। तो क्या हुआ, यहां पर एक जगह ग्रोथ हो आपको देखने को मिलती है। यहां पर देखेंगे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि कॉमर्शियलाइजेशन स्टार्ट क्यों करा। यहां पर आप देखेंगे कि इंडिगो का, टोबैको का, टी का कल्टीवेशन काफी ज्यादा हो गया है, राइट। ब्रिटिश सरकार ने ग्रेन किया। अब यहां पर इंडिगो क्या चाहता, उस टाइम क्या होता, नीला रंग चाहिए होता था ब्रिटिश को ब्लू कलर करने के लिए अपने क्लोथ्स को, जो भी फैक्ट्रीज में वहां पर ब्रिटेन में चाहिए होता, तो यहां पर इंडिगो कल्टीवेशन होता। तो प्लांटर कल्टीवेशन आपको देखेंगे, प्लांटर्स आएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो यहां से आसार चीजें होती हैं। और इसी का कारण देखेंगे तो चंपारण मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी पॉलिसीज ऐसी थी। अब एक इंडिया को एक खासियत आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या हुआ, प्लांटेशन के अंदर क्या करा था, इन्होंने एक एक्ट निकाला था, उसके अंदर वो कहते थे कि एक फार्मर है, इसके बाद ये है, उसका 1/4 लैंड पे क्या करना पड़ेगा, 1/4 लैंड पे क्या करेगा, वो इंडिगो बोएगा, राइट। अदर पे क्या करेगा, नहीं बोएगा, अदर में वो और ग्रेन्स उगा सकता है, राइट। ये चंपारण रीजन में हो रहा है, जिसे 3 कठिया सिस्टम भी कहते हैं गाइस। अगर आप उसको अंदर में देखने की कोशिश करेंगे तो क्या है, 1/4 जो लैंड एरिया है वो उसका इंडिगो है। तो इंडिया की एक खासियत क्या है कि अगर जहां पर भी उगता है तो दूसरी वाली जो जगह है उनको भी अफेक्ट करता है, और इंडिगो के अलावा उसके बाद उस जगह पर कोई फसल आप नहीं उगा सकते हैं, राइट। ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फार्मिंग यहां पर होने लग जाती है, राइट। अभी देखते हैं ना, आप फार्म लॉस के अंदर देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मिंग को अलाउ करने की बात की गई है, तो उसी का प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो। बट वो अच्छे लॉज हैं, आप उसको देखते हैं, अगर उस पर डिस्कशन होगा, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसको ले चुकी है बाहर। बट ये आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग थी वो ब्रिटिश रूल में भी आपको देखने को मिलेगी। अभी पेप्सिको आपका देखा होगा, वो आलू वाला भी केस देख रहे होगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है गाइस। क्या कर रही थी पेप्सिको कंपनी, क्या करा, वो चिप्स के लिए एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सीड्स लेती थी आलू के, जिनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था फार्मर से, और उनसे ये कहा था कि इसके फार्मर के जो सीड्स हैं, इसके सीड्स को आप कहीं और दूसरे का इंस्टॉल नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो उसके बाद क्या करना, जो फार्मर थे उन्होंने क्या हुआ, उसी के बीज रख लिया और उन आलू को उगाना स्टार्ट कर दिया और मार्केट में उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो उसी के लिए क्या करती है, जो गवर्नमेंट पेप्सिको थी, उन्होंने उसके फार्मर के खिलाफ केस कर दिया, और ऐसा कुछ हो रहा है। और आज क्या हो, केस जीत चुके हैं फार्मर्स और ये ले चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप प्रेजेंट में भी देखेंगे, और उसका बैकग्राउंड में क्या
इम्प्लीकेशन थे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है, उस चीज़ को भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट आ गए थे, राइट, जो मैंने आपको बताया 3 आपको, एक लैंड सेटलमेंट वारेन हेस्टिंग का पास आता है आपका, फिर रैयतवारी आपकी आएगी, आप कॉर्नवालिस के आ रहे हैं, जिस टाइम गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था, राइट। उसके बाद आपको महलवारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, राइट, 1719 के आसपास। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। गाइज मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आई। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। इंडस्ट्रियल सेक्टर था हमारा, पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, राइट। इसके लिए हमारे क्या करते थे हम लोग, सिल्क का प्रोडक्शन होता था यहाँ पर, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश थी और उसकी डिमांड भी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा थी। तो 18वीं सेंचुरी के आसपास क्या करने लगेंगे, 19वीं सेंचुरी के आसपास डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्ट हो रहा है, जिसको मैंने पूरे टोटली आपको एक्सप्लेन कर रखा है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सब्जुकेट किया जाता है और अपनी जो चीप गुड्स हैं, फॉरेन चीप गुड्स है, जो क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी स्टार्ट होगा, उनका इंडिया में डाला जाता है और इंडिया की मार्केट को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली क्या करना चाहते थे, अपने फिनिश्ड गुड्स के लिए ये इंडिया को एज ए मार्केट डेवलप्ड करना चाहते थे इंडिया के लिए अपनी, और अपनी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर ये प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इंडिया से क्या होने लगा, जो पहले फिनिश गुड्स जाते थे, आप सिर्फ क्या जा रहे हैं, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो रहा है, सिर्फ रॉ मटेरियल यहाँ जाते हैं, प्राइमरी गुड्स जाते तो वेल्थ कम आएगी, राइट। और मोर देन 50% जो ट्रेड होता था वो कहाँ को होता था, ब्रिटेन को होता था, और ब्रिटेन सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल कर ही रहा था, राइट। और इसी कारण से हमारी जो मोस्ट वाली पॉपुलेशन थी वो क्या बन जाती है, एग्रीगेरियन आपकी बन जाती हैं। उसके बाद देखेंगे आपको फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, राइट। फॉरेन ट्रेड में क्या हो सकता था, बेसिकली आपको यही चीज़ बताएगा। पहले क्या हुआ, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन के लिए, राइट। कमोडिटी प्रोडक्शन मतलब आपके क्या होंगे, आपसे कहेंगे इंडिगो ग्रो करो, टी ग्रो करो, राइट, रॉ मटेरियल को ग्रो करो और एक्सपोर्ट करो ब्रिटेन को, राइट। और उसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, पूरी जो अगर चैप्टर देखेंगे तो आपको यही बताएगा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी अच्छी थी, उसको इन्होंने सब्जुगेट करने की कोशिश की, इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश की, कैसे करने की कोशिश की, आपको ट्रेड बैरियर, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए। ये आपको चीज़ें मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब इंडिया से एक्सपोर्ट क्या क्या होता था, उन चीज़ों को आपको यहाँ से जानना पड़ेगा। जो प्राइमरी गुड्स थे ब्रिटिश काल के अंदर, एक तो है रॉ सिल्क आपका डाला जाता था, कॉटन डाला जाता था, वूल हो गया, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सारी चीज़ें होती थी, राइट। अब यहाँ पर से क्या है, और इंपोर्ट क्या हो सकता था, आप फिनिश्ड गुड्स जो वहाँ से आते थे, राइट, जो मशीनरी से बनाए जाते थे ब्रिटेन के, वो इंडिया में लाने स्टार्ट कर दिए। अब उसमें देखेंगे तो आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पास क्या होता है, 1921 के आसपास, 1919 के आसपास क्या होता है गाइस, यही तो हो रहा था। हमारे ब्रिटिश के जो गुड्स क्लोथ्स होते हैं उनकी होली खेली जाती है, उनको जलाया जाता है। तो जितने भी मूवमेंट है आपको देखेंगे तो यहाँ से इकोनॉमिक सेंट्रिक भी थे वो, राइट। उनकी पॉलिसीज थी, बहुत लोग ब्रिटिश सरकार से नाराज थे, राइट। जो अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्रोल कर रही थी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। सारा कुछ आपको मैंने बता दिया, कैसे ट्रेड बैरियर लगाते थे, राइट, कैसे हमारे को करेंसी का मैनिपुलेशन वो लोग करते थे, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। और यहाँ से आपको मैंने बता दिया है कि ब्रिटेन 50% हमारा ट्रेड को ब्रिटेन जाता था, और जो कुछ फ्यू जो कंट्रीज़ में जाता था हमारा, कहाँ, चाइना, श्रीलंका, जिसको पास्ट ईयर में जो हिस्ट्री में बोलते हैं उसको सिलोन कहा जाता था, पर्शिया जो प्रेजेंट डे ईरान है आपको उसे कहते थे, राइट। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इससे जितना भी पैसा आता था इन अदर कंट्रीज से, उसमें क्या करती थी वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो अपने एक्सपेंसेस वॉर में सारा पैसा लगाते। तो हमारे पास तो कुछ रहेगा नहीं, तो इनका कारण क्या होगा, फेमाइन आएंगे, ड्रॉट आएंगे, राइट। एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में कोई इरीगेशन की फैसिलिटी डेवलप नहीं हो रही है। अभी जो गवर्नमेंट है हमारी, वो बहुत सारी इरीगेशन है, किसानों के लिए काम करती है। क्यों करती है भाई, इसीलिए क्योंकि हमारा प्राइमरी सेक्टर अगर डेवलप्ड होता है तो सेकेंडरी सेक्टर ऑलरेडी डेवलप्ड होगा, और इससे सर्विस सेक्टर भी आपका इंक्रीज होने को देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ से इसको इंटेंसिफाई किया जाता था। देखिए ये है हमारा, ये है यूरोप, ये हमारा अफ्रीका है, ये आपको इंडिया देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पर है एक रेड सी, राइट, और यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी है। तो पहले जब यूरोपियंस आते थे वो यहाँ से आते हुए और यहाँ से इंडिया में एंटर करते थे।
अब क्या कर दिया, अब इस रूट को क्या कर दिया, यहाँ पर बन जाती है स्वेज कैनाल, आर्टिफिशियल वाटरवे। तो यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा लैंड है, उसको अपलिफ्ट करके क्या कर जाता है, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया जाता है, एक पुल टाइप का, पानी का पुल। तो यहाँ से क्या हुआ, जो शिप पहले यहाँ से आती थी, इस रूट से आती थी, अब वो शिप्स कहाँ से आने लगी, इस रूट से आने लगी, इस्थमस, राइट, यहाँ से रेड सी के थ्रू आने लगे और डायरेक्टली यहाँ तक, मतलब मेडिटेरियन सी को और अरेबियन सी को इन्होंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया स्वेज कैनाल के थ्रू। अब इससे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट गई, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पर से एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा या नहीं होगा, राइट। इसी कारण से तो स्वेज जो चैनल था उसने क्या कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था, ब्रिटिश ने जो एक्सप्लॉयटेशन था इंडिया का, उसको एक्सप्लॉयटेशन को इंटेंसिफाई कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। देख अब इनके कारण क्या हुआ, अब यहाँ पर कॉमर्शियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो तो बहुत ही कम हो रहा था, राइट, क्योंकि उसमें कुछ ना फर्टिलाइजर थे, और वैसे ऑलरेडी हमारे क्या फार्मर्स पॉवर्टी में जी रहे हैं, पैसा कुछ है नहीं, इरिगेशन में गवर्नमेंट कुछ काम कर नहीं रही है, और रेवेन्यू ऊपर से बढ़ाते जा रही है, और पैसा जिसमें भी दे रही है किस में इंटेंसिव दे रही है, वो कहती है कॉमर्शियलाइजेशन करो भैया, टी उगाओगे, इंडिगो उगाओगे, ऐसी जो क्रॉप्स उगाओगे जो ब्रिटिश सरकार को जरूरत है, उसमें तो आपको पैसा भी दिया जाएगा, राइट। वो कहती थी आपको हम पैसा पहले भी दे देंगे उगाने से पहले। तो क्या हुआ, जितने बहुत जो कुछ फार्मर्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, कॉमर्शियलाइजेशन में जाएंगे, कॉटन का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, राइट, इसी तरफ चले जाएंगे। तो इंडिया में क्या होगा, फूड ग्रेन की जो शॉर्टेज हो जाएगी, जो इसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, फूड ग्रेन, क्लोथ, केरोसिन, इन सब की चीज़ें क्या हो जाएगी, वीट, राइस, क्या हो, कमी हो जाएगी, पैसा होगा ही नहीं, तो क्या होगा, उसे इनडायरेक्टली क्या फेमाइन आएगा, लोग मरेंगे। ऐसा ही करके बहुत सारे फेमाइन आए, हजारों, लगभग कहते हैं कि 5 मिलियन लोग हमारे भारत के मरे, राइट, 5 करोड़ लोग भारत के मरे, 3 से 5 करोड़ ऑफिशियल डाटा 3-4 करोड़ का कहता है, इससे ऊपर ही मरे होंगे गाइस। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। अब वो आपको बता दिया कि ट्रेड थ्रू कैसे स्वेज कैनाल के थ्रू आता था, ये ट्रेड भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। अगर ये आप नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर पे आपको बता दूंगा किस नंबर पे आपको कॉल रेट करना है। तो ये यहाँ पर क्या है, 2-3 चीज़ें हैं आपको, ये मेडिटेरियन जो स्वेज कैनाल है वो मेडिटेरियन सी को किससे क्या कनेक्ट करता है, अरेबियन सी के से कनेक्ट करता है, उसके बीच में क्या आएगा आपको, रेड सी के थ्रू वो आएगा पूरा, आप उसको मैप में भी देख सकते हैं गाइस, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, राइट, ये रेड सी है, यहाँ पर आएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राइट, इसके बीच से आता है ये मेडिटेरियन। यहाँ पर आपको प्रेजेंट डे में इजराइल दिखेगा, इजिप्ट दिखेगा, उनके बीच से जाती है, राइट, वहाँ पर रेड सी है, आपको यहाँ पर इथोपिया दिखेगा, इसको आप मैप में लोकेट करेंगे इस, और इसको आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया, राइट, और यहाँ पर कौन कौन सी गल्फ हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। और कब बनाया जाता है ये, 1969 के आसपास। ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में आपको बता दिया मैंने। ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या हो रहा है कि यहाँ से ब्रिटिश का जो यहाँ से जो इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था भारत से, उसको क्या कर दिया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करने लगे यहाँ से, और वहाँ से जो एक्सपोर्ट होता वो फिनिश गुड्स आने लगे, जो पहले उल्टा होता था, राइट, पहले यहाँ से फिनिश गुड्स जाते थे, अब वहाँ से फिनिश गुड्स आते थे, तो यहाँ का पैसा कहाँ जाएगा, ब्रिटेन में जाएगा, और दूसरा कुछ पैसा जो इंडिया में आ रहा है एक्सपोर्ट के थ्रू, जो छोटा सा मिनिमम एक्सपोर्ट हो रहा था, उसका पैसा भी कहाँ लग रहा है, वॉर एक्सपेंसेज हो गए, और यहाँ पर ब्रिटेन के जो ऑफिशियल थे उनके उसमें लगते थे, उनकी हाई सैलरी रखी जाती थी, तो इन सारे में जा रहा। तो इससे क्या हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ होती है, और इस बुक को लिखा जाता है आपके दादा भाई नौराजी के द्वारा, लिखा जाता है 1900 के आसपास, राइट। दिस वॉज होल अबाउट द ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब लोगों की कंडीशन कैसी थी, इंसान यहाँ पर कैसे रहते थे, उनकी कंडीशन है कैसी थी, उस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखते हैं। अगर मैं डेमोग्राफिक कंडीशन दे तो सबसे पहले क्या करा, सेंसस किया गया। कब किया गया गाइस, इसको याद रखें आप, ये फैक्चुअल डाटा है, इसको याद जरूर रखें, 1881 में, और 10 साल के इसमें कहा गया कि प्रोडक्टली इसको रिवाइज करेंगे, मतलब हर 10 साल में इसको क्या करा जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, मतलब हर साल में 10 सेंसस जो ये आया है, जो प्रेजेंट डे हर 10 साल में सेंसस होता है, वो यहीं से आया गाइस, याद रखें। तो पहला सेंसस अगर आप कहेंगे क्वेश्चन में आता है तो आप इसको जरूर याद रखें, 1881 में ये होता है, सॉरी 1881 में, राइट। यहाँ पर 2 फेजेस में इसको बांटा गया है, एक तो है बिफोर 1921 सॉरी, एक है आफ्टर 1921। 2 स्टेजेस में डेमोग्राफिक कंडीशन को बताया गया है। जो पहले जो केस है 1921 से अगर हम आप देखें तो रेट ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, रेट ऑफ पॉपुलेशन भी कम है,
और जो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इंडिया की वो भी बहुत कम है। 1921 से पहले पॉपुलेशन भी कम है और रेट ऑफ पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो भी कम आपको देखने को मिलती है। और दूसरा है यहाँ पर से 1921 के बाद थोड़ी सी पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर से क्या है, नेशनल मूवमेंट होने लग जाते हैं, पॉलिसीज बनने लग जाती हैं, राइट। यहाँ पर भी चीज़ें हो रही थी बट उतने स्केल में नहीं, क्योंकि यहाँ पर का जो मिडिल क्लास था 1921 से पहले मिडिल क्लास उतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था। बट 1920 के आसपास देखेंगे तो 1900 में यहाँ पर मिडिल क्लास का जो कंट्रीब्यूशन था नेशनलिज्म वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1921 के आसपास देखेंगे, उससे पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लिटरेसी थी, इंडियन ओवरऑल लिटरेसी, वो 16% के आसपास थी। अब ओवरऑल लिटरेसी ही 16% के पास है, तो फीमेल लिटरेसी सोचो कितनी हालत कैसी होगी, 7% थी। और ये भी किसके कारण आई है, जहाँ पर आपको देखेंगे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स, राइट। यहाँ पर राजा राम मोहन राय दिखेंगे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपको दयानंद सरस्वती आपको मिल जाएंगे, आर्य समाज की बात की मिलेगी आपको, और भी बहुत सारे आपको सूर्यकांत सेन मिल जाएंगे आपको, राइट। इन सारे रिफॉर्मर की बात करेंगे तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी आपको मिल जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक आपको मिलेंगे, राइट। लाजपत राय आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इंडिया की जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी, राइट। 16% ओवरऑल एजुकेशन, 17% आपका 7% फीमेल की एजुकेशन लेवल। तो यहाँ पर क्या जो रेवोल्यूशन भी हो रहे थे तो उनका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बट 1921 के बाद यहाँ पर क्या हो चुका है, सोशल रिफॉर्म के कारण एजुकेशन बेस बढ़ चुका है, तो लोग सब जानने लगे हैं कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं है और किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं ब्रिटिश हमारे साथ, वो भी जानने लगे थे। तो उन्हीं का कारण है कि हमारे को 1947 1921 के पास तो चीज़ें अच्छी होने लगी, मास मूवमेंट होने लगे। उससे पहले तो क्या होता था, चंक में होते थे जो रेवोल्यूशन, कोई यहाँ पर हो रहा है, कोई यहाँ पर हो रहा है, कोई यहाँ पर हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब 1921 के आसपास देखो तो नेशनल कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ जाता है, राइट। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आता है, क्विट मूवमेंट क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पर की जो जनता है वो एजुकेट हो चुकी है, राइट। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा ड्यूटेरेबल थी, कहीं पर तो थी भी नहीं, राइट। विलेजेस की आज भी कंडीशन देखो बहुत ख़राब है, क्योंकि ये ब्रिटिश काल के कारण ही है। यहाँ पर एयरबॉर्न जो डिजीजेस थी, वाटर बॉर्न डिजीजेस थी, वो बहुत ज़्यादा फैलती थी, राइट। यहाँ पर प्लेग देखेंगे, डायरिया देखोगे, राइट। इन सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा था, उससे फेमाइन भी आता था, डिजीजेस भी काफ़ी थी। अब यहाँ पर मोर्टालिटी रेट का एक दिया गया स्टेटस कि उस टाइम में जो महिलाएँ होती थी, अगर उसको प्रेग्नेंट होती थी और बर्थ देती है तो उस टाइम में क्या है, 218 जो महिलाएं, अगर 1000 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उसमें से 218 महिलाएं मर जाती थी। ऐसी हालत थी इंडिया की उस टाइम में, गाइस समझ सकते हो कितनी बुरी हालत हुआ करती थी। और आज तो बहुत कम है, आपको 10 में दिखेगी, 20 में दिखेगी आपको, राइट। और प्रेजेंट इसको अपडेट करें गाइस, अपने डाटा को अभी अपडेट कर सकते हैं, आप इसको देख लीजिएगा और नए रिसेंट को देखें। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखेंगे तो आपको 40% तो हुआ था, राइट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं 1000 बच्चों में से क्या होता है कि लगभग 80 बच्चे, एग्जैक्टली 63 जो बच्चे होते, 63 से 64 जो बच्चे होते तो मर जाते थे। ऐसा तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। मोर्टेलिटी रेट मतलब मदर मर जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बच्चा 1 साल पूरा करने से पहले ही वो बच्चा मर जाता था। तो इतनी गंदी कंडीशन इंडिया की हुआ करती थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, 44 ईयर में यहां पर क्या है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना लोग जीते थे। अब जिएंगे कब ना यार, जब उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी तो उनको एज ए ह्यूमन रिसोर्स हम उसको यूज कर पाएंगे, राइट। तो उस टाइम में कंडीशन इतनी बुरी थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सिर्फ 44 साल थी। और उसी जगह देखेंगे तो आप प्रेजेंट में 68 आपको दियर करेंगे। और सबसे ज़्यादा कहाँ है अभी, जापान में। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें इस चीज़ को, राइट। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। अब सिंपल सी बात है, आपको ये सारी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, राइट। बट ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाटा आपको देखने को मिलेगा कि 60 to 75% आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमी देखने को मिलेगी। तो आपको पता है, मैंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के बाद जितने लोग थे वो सारा कहाँ चले गए, एग्रीकल्चर में। तो वहीं देखते थे पॉवर्टी सबसे ज़्यादा थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ हो नहीं रहा था, आपको पता ही है, क्योंकि क्या हो गया था वहाँ पर, ऑलरेडी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। हम लोग कुछ उगाते नहीं थे, और कुछ थी तो आपको बताऊंगा आगे में। सर्विस सेक्टर में सिर्फ 15 से 20% लोग थे। अगर इस चीज़ के बारे में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को आपको जानना है तो गाइस आप क्लास 9th और 10th को आप जरूर देखिए, उसको देख के आएंगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आपका रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा था।
आपको देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर 19वीं सेंचुरी के आसपास क्या हो जाता है, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है। बंगाल के आसपास देखेंगे तो जूट इंडस्ट्री आपकी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होती है, डेवलप्ड हो जाती है, राइट। तो वर्क फोर्स भी अलग अलग था, राइट, अलग अलग जगह अलग था। अगर आप मद्रास की तरफ जाएंगे, मद्रास प्रेजेंट कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर इंक्रीज होगा, आपको देखेगा। तो ये सारी चीज़ें तो रीजनल वेरिएटी भी थी। अब ये कारण क्यों थे तो इसका बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको देखेगा राजस्थान, पंजाब में यहाँ पर एग्रीकल्चर जो सेक्टर में था उसमें वर्क फोर्स चीज़ें वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब इनके कारण क्या थे, देखिए अगर मैं देखूं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ दो जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। एक तो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में, जहां पर कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, राइट। उसका कारण भी ये था कि वो होता भी है वर्ल्ड वॉर से 1900 के बाद, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद अगर बात करें तो यहां से इनका इवॉल्वमेंट ज़्यादा होने लग जाता है आपका, राइट। वैसे पहले से भी थी बट उतना ज़्यादा स्केल पर नहीं होता था, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसीज थी वो बहुत खराब थी यहाँ पर, राइट। दूसरा देखेंगे तो जूट इंडस्ट्री जो मिलिट्री को चाहिए होता था, तो यहाँ पर आपको बंगाल रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अब ये तो कॉटन यहाँ पर फ्लरिश इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी, पोर्ट अच्छे डेवलप्ड थे, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा था। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर भी देखेंगे तो मोस्टली इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर पोर्ट आपको देखने को मिलेगी, रॉ मटेरियल आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। टिस्को आप देखेंगे 1907 के आसपास देखेगी, जमशेदपुर टाटा जी ने इसको इस्तेमाल किया। तो इंडस्ट्रीज आपको दिखेंगे पोर्ट के करीब। दूसरा क्या है, जहां पर आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, कम्युनिकेशन अच्छा हो, राइट, इन सारी चीजें होती है। तो दो इंडस्ट्रीज आपको ज्यादा फ्लरिश दिखेगी मिलेगी, आपको मिलेगी एक ये कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र गुजरात में, और बंगाल में जूट इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ब्रिटिश रूल में, राइट। अब आप ब्रिटिश रूल के टाइम अगर आप देखेंगे तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बेसिकली आपको लाते हैं 1850s के आसपास, रेलवेज लाते हैं, रोड अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, बट ऑल वेदर रोड्स आपको नहीं मिलेगी वहां पर। क्या मिलेंगी, ऑल वेदर रोड्स आपको यहां पर नहीं मिलेंगी, राइट। रेलवेज बनाएंगे, ऑल वेदर रोड्स आपको यहां नहीं मिलेगी। टेलीग्राफ लाएंगे यहां पर, वो भी इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ लाएंगे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाएंगे, राइट। अब ये लाते तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी आए, नेगेटिव भी आए। बेसिकली इनका ये जो लाना था, रेलवे लाए, रोड लाए, टेलीग्राफ लाए, तो ये अपने के लिए लाए, ब्रिटिश की पॉलिसीज को और हार्डन करना चाहते थे। टेलीग्राफ क्यों लाए, लॉ एंड ऑर्डर को, राइट, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहते थे, इसीलिए कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्होंने डेवलप्ड किया। रोड अच्छी किया ताकि रॉ मटेरियल को क्या कर सके, गांव से जल्दी आपको इंडस्ट्री पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। और रेलवे ने, उसने तो सबसे ज़्यादा खतरनाक काम किया। तो इन्होंने क्या, रेलवे ने एक पॉजिटिव था कि नेशनलाइजेशन में हेल्प की हमारे। यहाँ पर कल्चरल बैरियर थे, जोग्राफिकल बैरियर को, जो डिस्टेंस थी वो शॉर्ट कर दी, राइट। बट क्या है, जो नेचर किस कारण से लाए थे ब्रिटिश, वो था हमारा उनका इकोनॉमिक मोटिव। यहां से क्या हुआ, रेलवे से क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोर्ट यहां से होने लगा रॉ मटेरियल का, तो यहां पर इंडस्ट्रीज को फायदा होने लगा। इसीलिए वो लोग क्या लाते हैं आपको इंडिया में, रेलवे की शुरुआत वो करते हैं। तो रेलवे के बाद ही चीजें और ज्यादा खराब होने लगी, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे तो नेशनल पर कैपिटा इनकम के बारे में देखेंगे तो आपको मैंने बताया कि ब्रिटिश ने ऐसा कोई काम नहीं किया, राइट। उसमें आपको सिर्फ एक आपको देखेंगे वीके राव जो थे, उन्होंने इसमें थोड़ा काम किया है। और दादा भाई नौरोजी जी ने आपने जो बुक लिखी है उसके बारे में आप जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं। इनकम ग्रोथ काफ़ी कम थी, 200 साल में सिर्फ उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, राइट। और इसी एक्सप्लॉइटेशन के कारण अगर आप देखेंगे, अभी थोड़ा सा आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 1947 के बाद आप देखेंगे तो इंडिया की नेशनल प्लानिंग में जो 5 ईयर प्लान थे, सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना ज़्यादा देखें नहीं। यहाँ पर पहले वाले उसमें देखेंगे तो लैंड रिफॉर्म किए जाएंगे। अब लैंड रिफॉर्म भी इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज को लाना था, यहाँ पर कोल, आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था, राइट। इंस्टीट्यूशन का डेवलप करना था, महलोबनीस्ट मॉडल्स लाया जाएगा, 5 ईयर प्लान 2। अब इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इससे गाइस पूरी चीज़ें। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो सारा किसके कारण हुई थी, ऊपर के ब्रिटिश रूल ने हमारे को
सिंपल सी मैं बोलूँ बहुत ही ज़्यादा हमारी डिटोरियन कंडीशन थी, पॉवर्टी एक्सट्रीम लेवल पे थी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी गाइस। तो इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से 1947 के बाद चीज़ें बदलती हैं, उसको हम लोग टोटल डिटेल में जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बेसिक ओवरव्यू आपको देखने को मिलेगा और आपको आंसर किस तरह से लिखना है वो सारी चीज़ों को भी आपको जानने को मिला होगा, राइट। अगर कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, आप जरूर बताइए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं मैं और लेक्चर अच्छे से लाऊं तो आपका ही सपोर्ट और आपका ही प्यार मैं के कारण ही मैं इन चीज़ों को ला पाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।